एक अपने में अनूठा है महिला संचालक, जो कि अपने ओजस्वी संचालन से बहुत ही प्रेरणा दे रही है हमारी बहनों को। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी जो इनके दिलों का आवाज है। उठो बहनों नींद से, उठो बहनों नींद से, अभियान बाकी है, बहुत दिन चैन से सोई, अभी बलिदान बाकी है। उठो बहनों नींद से, अभियान बाकी है, बहुत दिन चैन से सोई, अभी बलिदान बाकी है। अरे इस क्रांतिकारी जौनपुर के धरती से, इस क्रांतिकारी जौनपुर की धरती से हमारी बहन विनीता की जो क्रांति इन्होंने दूर दूर गांव और गलियारों तक पहुंचाना चाहती हैं, ऐसी हमारी विनीता बहन की पहचान बाकी है, पहचान बाकी है। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी क्रांतिकारी बहनों को नमन करती हूँ। कहने को तो दिल में बहुत सारी बातें हैं, कहने को दिल में बहुत उद्गार है आपके लिए, इसमें मोबाइल देखो, लेकिन शायद जुबा पे आते आते मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम जौनपुर की धरती, क्रांतिकारी धरती से उस भारतीय तिरंगे को नमन करती हूँ, जिसकी बदौलत हम अमन और चैन से आज यहाँ अपने जीवन को जी रहे हैं। भारत विविधताओं का देश है और चैन से आज यहाँ अपने जीवन को जी रहे हैं। भारत विविधताओं का देश है, एकता में अनेकता समाहित करने वाला भारतीय संविधान को नमन करते हुए तत्पश्चात महान कारुणिक, महान अर्थशास्त्री, महान वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए विश्व विजेता सम्राट अशोक के चरणों में नमन करते हुए महान शिल्पकार, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा की अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सत्य समाज शोधक के संस्थापक महामना ज्योतिराव फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उन तमाम शोषित वंचित सभी क्रांतिकारी वीर शहीदों के लिए नमन करते हुए मंच पे आज की अध्यक्षता करते हुए हमारी रेखा मौर्य जी संचालन जरा शांति बनाए रखें इधर। विनीता मौर्य जी, आज की विशिष्ट अतिथि आकांक्षा मौर्य जरा जी, पीछे आवाज, थोड़ा शांति बनाए रखें। शालिनी मौर्य जी और मंच पे उपस्थित हमारी बहन गोल्डी मौर्य जी, यहाँ के इस क्रांतिकारी जो महिला सम्राट, महिला विंग की जो एक नींव रखी गई है हमारे सम्राट अशोक क्लब के तहत, हमारे जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक माननीय राजेश मौर्य जी, सभी लोगों का मैं ये गीता मौर्य आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हुए अपनी बातों को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझसे बाद में मुझे सुझाव देने की कृपा करिएगा। आज मैं अपने से शुरुआत करती हूँ कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहता रसधार नहीं,
वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें सम्राट अशोक क्लब के लिए प्यार नहीं, जिसमें सम्राट अशोक क्लब के लिए प्यार नहीं। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं माता सावित्री बाई फुले की जन्मदिन मनाने के लिए। बहनों, ये जन्मदिन उनका हम मनाने के लिए उपस्थित जरूर हुए हैं, लेकिन हमारे लिए एक सीख है। हमारा मेन मकसद यहाँ उपस्थित होना सिर्फ जन्मदिन मना के अपने घरों में चले जाना नहीं है। हमारे लिए एक सीख है कि आप भी जाइए और जो ये जगह खाली है, मैं यहाँ, ये मेरा तीसरा बार यहाँ उपस्थित होना हुआ है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आप लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस कड़ाके की ठंड में आप यहाँ उपस्थित हुई हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो बहनें आज घर में बैठी हैं उनको भी ये आप संदेश दीजिएगा कि अगली बार हम जब आए तो ये पूरी प्रांगण भीड़ से खचाखच हमारी बहनों से भरा होना चाहिए। ये आपका दायित्व बनता है कि आप जाएंगी, उनको यहाँ तक लाएंगी, ये आपका दायित्व बनता है। ये हमारे लिए उत्सव का कार्यक्रम है, हमारी माता का जन्मदिन मनाने का जरूर है, लेकिन उनका सपना हम तभी पूरा कर सकेंगे जब हमारे कोने तक जो शोषित वंचित महिला है, जो आज घर में चूल्हा चौकी में व्यस्त अपना जीवन बिता रही है, उनको ये सीख हम देंगे कि एक दिन के लिए हम इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता उपस्थित जरूर दर्ज कराएं। जो कभी न पूरा हुआ उसे अरमान कहते हैं, और जो कभी न बदले उसे ईमान कहते हैं। जो कभी न पूरा हुआ उसे अरमान कहते हैं, और जो कभी न बदले उसे ईमान कहते हैं। और जिनसे सीखा है जिंदगी जीने का सलीका, जिनसे सीखा है जिंदगी जीने का सलीका, उसे सावित्री बाई महान कहते हैं, उन्हें सावित्री बाई महान कहते हैं। मैं पेशे से एक परिचारिका हूँ, हिंदी में उसे बोलते हैं परिचारिका, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं नर्सिंग ऑफिसर, कि मैं पंडित दीनदयाल वाराणसी में नियुक्त हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ भाषण देकर चले जाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ भाषण देकर चले जाना नहीं है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक पत्नी हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, और मैं भी एक बहू हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं सम्राट अशोक क्लब महिला विंग की सक्रिय सदस्य होने के नाते मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन एक दिन नहीं 365 दिनों के लिए हमारी माता बहनों के शिक्षा, अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान की बात होनी चाहिए। ये हमारी महिला बहन सक्रिय सदस्य होने के नाते ये हमारा भी दायित्व बनता है, आपका यहाँ दायित्व बनता है। जो लोग भी यहाँ बैठी हैं ये मामूली महिलाएं नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगी जो भी यहाँ बैठा हुआ इस ठंड में जो कि हड्डी सिकुड़ जा रही है, ये मामूली हमारी महिला नहीं, ये हमारे सम्राट अशोक क्लब की सम्मानित सदस्यों की घर की महिलाएं बैठी हैं। इनको आज मैं एक जिम्मेदारी दे के जाऊंगी कि आप उन बहनों को जो घर में बैठी है उनको भी यहाँ समझा बुझा करके लाने में आपका अथक प्रयास होना चाहिए। अगले साल से यहाँ हमारे सम्मानित भाई भी बैठे हैं, ये बात सिर्फ हमारे तक ही सीमित रह जाएगी क्या? जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं उतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। हमारे आधे जो कि आप आधे के हकदार हैं। आप जब भी ऐसे प्रोग्राम में जाइए, हमारे भाई बहनों से मैं अपील करती हूँ कि आप जब भी ऐसे प्रोग्राम में जाइए अपने घर के माँ, बेटी, बहन को ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित करिए, लाने का काम करिए।
क्योंकि जब हम तो जो ये बात सुनते हैं हमारे तक ही रहता है, लेकिन जब हम अपने घरों में जाते हैं तो ये बात जब वो आती है यहाँ पे सुनती हैं तो उनके भी दिमाग में ये चीज होता है कि नहीं, हमने भी कुछ सुना है, और वो अपने आचरण और संस्कृति में ढालने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे प्रोग्राम में हम अपने भाइयों और जो मेरे दादाजी बुजुर्ग तुल्य सभी लोग यहाँ बैठे हुए, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, जब भी ऐसा कार्यक्रम हो आप अपने घर की महिलाओं को यहाँ भेजने का काम करेंगे। सभी लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवनी पे प्रकाश डाला है। जिस समय माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ वो ऐसा कालखंड था, महान रूढ़िवादी था। 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म नायगांव सतारा जिला दक्षिणी महाराष्ट्र में हुआ। मैं एक लाइन यहाँ बोलना चाहूंगी कि सारे देशों को मिला करके राष्ट्र होता है, लेकिन क्या खास बात है कि वो महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। कुछ तो खास बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र से ही तो हमारा वहां से निकला हुआ संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी वहीं के हैं, और माता सावित्रीबाई फुले भी वहीं से निकली हैं। कि हमारे लिए महाराष्ट्र कितना गौरवान्वित शहर है। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इनके 3 भाई थे। बचपन में ही इनकी 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, और 13 साल के हमारे ज्योतिबा राव फुले थे। मैं छोटे से उद्बोधन में इनके जीवनी के बारे में बताना चाहूंगी, बाकी समय मेरी महिलाओं के लिए रहेगा, क्योंकि सारे भाइयों ने उनके ही जीवनी पे प्रकाश डाला है। दोनों लोग के छोटे से उम्र में ही शादी हो गई। बचपन से ही शौक था हमारी माता को पढ़ने लिखने का, लेकिन जब ये शादी करके आई अपने ससुराल में, उस समय बहुत ही पाखंडवाद, रूढ़िवाद, समता विषमता, निम्न स्तर की जो महिलाएं थी उनके साथ होता था। तमाम रूढ़िवादी परंपराओं से हमारा समाज जकड़ा हुआ था। उसी समय हमारे माता सावित्रीबाई फुले को हमारे महामना ज्योतिराव फुले ने इनके सहयोग से ये पढ़ना लिखना सीखी। ये पूरे घर का काम अच्छे तरीके से करके, और दोपहर के टाइम में ये खेत में ले जाते थे आम के पेड़ के नीचे, जमीन पे, धरती के सीने पे, और कलम पेड़ की शाखा की लकड़ी तोड़ करके उससे ये लिखने और पढ़ने का काम करते थे। माता पढ़ लिख करके शिक्षित हुई, और इन्होंने ठाना कि हम अपने समाज की महिलाओं को भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जब ये समाज की महिलाओं और तमाम लड़कियों को पढ़ाने का काम करती थी, तो जो हमारे उच्च वर्ग के लोग थे उनको ये बात नहीं सुहाता था। लेकिन हमारे जो ज्योतिबा राव फुले राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ये 2 शब्द कहा समाज के लिए, विद्या बिना मति गई, मत बिना गति गई, नीति बिना विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना शूद्र गए, बिना बुद्धि के, बिना विद्या के ये सारे विनाश हुए। इतना अनर्थ एक विद्या ने किया। तो हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व कितना है। आज हम सोच कर ये हैरान हो जाते हैं कि इस देश में अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो शायद ये आज़ादी भी हमको पढ़ने लिखने का नहीं मिला होता। क्योंकि जिस समय
वो 18वीं शताब्दी था, क्योंकि जब हमारी माता जब पढ़ाने निकलती थी तो इनके साथ बहुत अत्याचार होता था। लोगों ने कान भरना स्टार्ट किया इनके जो ससुर जी हैं गोविंद राव जी का, अरे ये तो पढ़ाने लिखाने जाती है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म हमारा रसातल में चला जाएगा। क्या शिक्षा ग्रहण करने से धर्म रसातल में चला जाएगा? ऐसा उन्होंने कहा, विनाश हो जाएगा। हमारे जो गोविंद राव जी का कार्यभार चलता था, फूल बेच करके माली का काम करते थे वो, उन्हीं से उनका खर्चा वगैरह चलता था। इन्होंने लाख समझाया ज्योतिराव जी को, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, क्योंकि इनके साथ एक घटना घटी थी, उससे ही ये प्रेरित हुए थे। इनके एक मित्र का बारात जा रहा था। ये उस समय 21 साल के थे। जब अपने मित्र के बारात में ये जा रहे थे तो उसी में से एक उच्च वर्ग के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि दूर हट के चल, हमारी बराबरी के साथ चलेगा क्या, हमें छुएगा क्या? ये बात हमारे ज्योतिराव फूले के सीने को चीरते हुए पूरे हृदय को झकझोर दिया। इन्हें बहुत तकलीफ हुआ और इन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया और वहीं से ये घर चले आए। और माता सावित्रीबाई फूले से इन्होंने इस बात का जिक्र किया। जब माता ने ये शब्द सुना कि हमें निम्न वर्ग का कहा जा रहा है, हमसे लोग ऐसा क्यों है कि बराबरी पे हमें नहीं चलने दे रहे हैं, क्या कारण है, तब हमारे ज्योतिराव जी ने एक शब्द कहा कि अगर हम किसी की बराबरी कर सकते हैं तो हमें शिक्षा का अधिकार लेना होगा और कलम को हथियार बनाना होगा, तभी हम सबकी बराबरी कर सकते हैं। और इन्होंने वहीं से प्रण किया और लोगों को पढ़ाने के बारे में सोचा। इन्होंने सिर्फ निम्न वर्ग की महिलाओं को नहीं पढ़ाया, इन्होंने उच्च वर्ग, इससे इनका ज्यादा शिक्षित होने का लाभ उच्च वर्ग की महिलाओं ने उठाया। और इन्होंने पढ़ाना जब स्टार्ट किया, वही लोग गोविंद राव जी का कान भरने लगे, बोले ये काम तुम बंद कर दो, नहीं तो तुम घर छोड़ के चले। और इन्होंने कहा नहीं, हम घर छोड़ देंगे लेकिन शिक्षा को लोगों के बीच में देना हम नहीं छोड़ेंगे। और घर से निकल गए, क्योंकि घर के सारे सुख सुविधाओं को माता सावित्री ने त्याग दिया, फूले जी ने त्याग दिया, उन्हें रहने का कहीं जगह नहीं था। उसी बीच उनके एक दोस्त थे उस्मान भाई, उनकी बहन फातिमा शेख जी है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच में एक महिला, मुस्लिम वर्ग की महिला हमारे बीच में बैठी हैं, ऐसे बहन को सैल्यूट होना चाहिए। हमारा सम्राट अशोक क्लब जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके ये काम करता है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके, संप्रदाय से उठ करके हमारा सम्राट अशोक क्लब ये काम करते हैं कि सभी जाति धर्म की महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। उसी सम्मान की कड़ी में यह महिला हमारे बीच बैठी है। हमारा कोई जात पात नहीं है, हमारा एक ही जाति है, हम भारतीय हैं। जोर से कहो, हम भारतीय हैं। हम क्या हैं? हम भारतीय हैं। हमारा एक ही नारा है कि हम भारतीय हैं। उन बहन ने इनको अपने घर में आश्रय देना चाहा, बहुत कोशिश किया, लेकिन हमारी माता और राष्ट्रपिता ने बोला नहीं, जिस प्रकार से हमने घर त्यागा है, हम कहीं भी रह करके ये काम नहीं छोड़ेंगे। बहुत अनुनय विनय फातिमा जी के करने पे हमारे
माता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया उनका निवेदन और उनके घरों में रह करके ये दोनों पठन पाठन का कार्य शुरू कर दिया इन लोगों ने। जब दोनों ने पढ़ाना स्टार्ट किया और बहुत सारे 1800 इन्होंने पहला स्कूल खोला। 1848 की बात है, इन्होंने पहला स्कूल खोला और धीरे धीरे इन्होंने 18 स्कूल खोले। बड़े लोगों को ये खटकने लगा और जब माता ये पढ़ाने जाती थी उस समय इनके ऊपर वैसे लोगों ने जो सोचा कि इनके मनोबल को हम डाउन कर देंगे, इनके ऊपर कीचड़, पत्थर और गोबर फेंकते थे। लेकिन हमारी माता जो एक दृढ़ संकल्पित थे, दृढ़ निश्चयी थे, इन्होंने पढ़ाना बंद नहीं किया। कभी इनको दुख तकलीफ होता था हमारे राष्ट्रपिता से, ये अपनी बात कहती। उन्होंने कहा, सावित्री आज अगर हम ये छोड़ देते हैं तो हमारा ये जो शोषित वंचित हमारी महिलाएं हैं जो घरों में चूल्हा चौका कर रही हैं, इनको तो मात्र एक बच्चा पैदा करने और खाना बनाने और एक कोने में दुबक कर रोने तक का ही अधिकार दिया गया था। इनसे सिर्फ काम लिया जाता था, लेकिन उनको इनके लिए कुछ करना था। बोले नहीं, तुम 2 साड़ी लेकर के जाना और एक साड़ी पहन के जाना और जब गंदा हो जाएगा तो दूसरी साड़ी वहीं बदल करके पढ़ाना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज जो लोग आपके मनोबल को उस समय डाउन करना चाहते थे, हमारे माता सावित्रीबाई फुले को कीचड़ गंदा फेंक करके, वही लोग हमारी बेटियों के ऊपर तेजाब फेंक करके उनके मनोबल को डाउन करने का काम करते हैं। तो सीख लेनी चाहिए हमारी महिलाओं बहनों को कि हमें सिर्फ अपने तक ही ये चीज़ नहीं शिक्षित करना है, अपने तक ही ये जागरूकता नहीं रखनी है। हमें दूर दराज के उन कोने में, उन जो बहनें कोने में जो बहन बैठी है, घर में बैठी है, जिसके पास शिक्षा लेने के लिए अर्थ नहीं है, हमें मिल करके अगर हम सक्षम हैं तो 2 कदम आगे बढ़ करके सहयोग करना चाहिए। तभी असली रूप में हमारा ज्योतिबा फुले का जो माता का सपना है तभी वो पूरा हो सकेगा। सदियां गुजर गई, लेकिन क्या बात है, उनको लोग नहीं आज भी उस तरीके से नहीं जानते हैं। अभी हम अन्य लोगों से पूछेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, तो लोग नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि इनके बारे में तो किताबों में भी नहीं, कम मिलता है पढ़ने को। तो हमारा काम है, हम घर घर जाएंगे और शिक्षा की माता सावित्रीबाई फुले के जो इन्होंने संकल्प लिया था उसको हम घर घर पहुंचाएंगे। उस समय जैसे महिला विधवा वगैरह हो जाती थी उस समय 18वीं शताब्दी में, तो जो लोग थे वहाँ पे उनके विधवाओं के साथ अनर्गल काम करते थे और उन्हें गर्भवती तक होने पे मजबूर कर देते थे। तो महिलाएं क्या करती थी, अपना आत्मदाह कर देती थी, कुएं में कूद करके या जैसे भी हो। लेकिन आगे आकर के हमारे माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले जी ने इनके लिए भी सिर उठाकर जीने का हक दिया। इनके लिए भी, जब वो एक महिला थी जो कि काशीबाई नाम था उनका, एक धनी धनाढ़ सेठ के शोषण का शिकार हुई थी और गर्भवती हो गई थी, तो उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया। वो मरने ही जा रही थी, लेकिन हमारे ज्योतिराव फुले ने इनको अपना बेटी बनाकर अपने घर लाए और वहाँ पे एक प्रसव गृह इन्होंने खोला था और उसी में इनका बच्चा हुआ, जिसका नाम, उस बेटे को इन्होंने गोद लिया था जिसका नाम जशवंत था। पढ़ा लिखा करके इन लोगों ने उसको डॉक्टर बनाया। तो कहने का ये मतलब है कि उस समय भी
महिलाओं का इतना शोषण होता था कि जैसे बड़े घर की औरतें थी तो एक बार अगर विधवा हो जाती थी तो दोबारा शादी करने का उन्हें अवसर नहीं मिलता था। वो अपना नरक के जीवन की तरह जीती थी। लेकिन इसका भी इन्होंने खंडित किया हमारे ज्योतिराव फूले ने। और 1864 में एक वैष्णवी पुनर्विवाह कराया उन महिलाओं का। हम लोग बहुत पहले छोटे रहते थे तो गांव में भी हमारे उच्च लोग रहते थे, तो उनकी अगर आदमी मर जाते तो पता चलता है दोबारा उस लड़की का भले ही कम उम्र की रहती तो शादी नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर ऐसा अब हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? ये संविधान की वजह से हो रहा है। संविधान ने हमें पढ़ने लिखने और सिर उठा करके जीने का हक दिया है। क्या आपके किसी देवी देवता ने दिया है क्या? हमारी तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ से जाएंगी तो फिर उसी कर्म कांड में लिप्त हो जाएंगी। आप ये भूल रही हैं कि हमें वो अधिकार किसके द्वारा मिला है, वो ताकत किसके द्वारा मिला है। आज ये ऐसे कुर्सी पे जो आप बैठेंगे किसके वजह से मिला है? क्या किसी ऊपर वाले की वजह से मिला है क्या? ऊपर वाला तो पहले भी था, तब भी हम वो जिंदगी जीते थे, और ऊपर वाला आज भी है तब भी आप जिंदगी जी रही हैं। दोनों में अंतर कर लीजिए कि किसके वजह से जी रही हैं आप। जब हमारा संविधान लागू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया, तब से आप एक अच्छा जीवन, अच्छा कपड़ा और हकूक के साथ सीना उठा कर के साथ अपने अधिकार के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर सकती है। यहाँ तक कि संसद से लेकर के विधानसभा राज्यसभा तक अपनी बात पहुंचा सकती है। सावित्री की तुलना सरस्वती से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरस्वती जी ने जो दिया था वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए पढ़ने का अवसर ही दिया था क्या? लेकिन हमारे माता सावित्रीबाई फुले जी ने तो सर्वोच्च शिक्षा, समान शिक्षा सबके लिए दिया है। हम ऐसे ही करते करते बहुत एक बार भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें कि खाने पीने की भी कमी हुई। तो उसमें भी हमारे माता ने और राष्ट्रपिता ने काफी सहयोग किया था। जुलाई 1888 में ज्योतिबा राव के दिल का दौरा पड़ा, जिसमें इनको पक्षाघात हो गया था, जिसे पैरालिसिस बोलते हैं। इन्होंने बिस्तर पे पड़ गए और 5-6 साल तक ये बिस्तर पे रहे। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा राव ने इस संसार से विदा ले लिया। लेकिन क्या माता कोने में बैठ के सुबक रही थी क्या? हमारी आज की महिलाएं अपने भाग्य को कोसती हैं, कहती हैं ऊपर वालों की देन है, हमरे नसीब में ना रहल, ई ना रहल। मतलब अपने आप को कोसना कब बंद करेंगी आप? लेकिन माता ने जो बेड़ा हमारे राष्ट्रपिता जी ने उठाया था, उस बेड़ा को लास्ट आखिरी स्टेज तक इन्होंने पूरा किया। और जो हमारे महामना ज्योतिराव फूले ने अपने अधूरे सपनों को छोड़ के गए थे, उन्होंने उसको पूरा करते करते पति के दायित्व की विरासत को पूरा किया। और सत्य शोधक समाज की जो सारी जिम्मेदारी थी माता ने निभाई। बाल प्रतिबंधक गृह का जो अनेक संस्थाएं चलती थी वो माता उसकी सदस्यता थी, वो कार्यक्रम चलता रहा। एक बार पूना में महामारी फैला था प्लेग का। प्लेग की बीमारी में हमारी माताजी ने काफी सहयोग किया और खुद वो घर घर जा करके लोगों की सेवा करती थी और उसी प्लेग की चपेट में आ गई थी और वो बीमारी इनको भी लग गया। 1857 में जो कि पूना में प्लेग की महामारी फैला था, 10 मार्च 1897 में हमारी माताजी का भी जीवन ज्योति अखंड ज्योति में विलीन हो गई। कहने का अर्थ है कि आज पूरी जिंदगी इन्होंने समाज के लिए काम किया।
आज हम शिक्षित होकर गुलामी की जंजीर को तोड़ दिए हैं। हमारा जीवन अगर अच्छे से हम जी रहे हैं तो माता सावित्रीबाई फुले की देन है। सदियों से जो भी महान कार्य हुआ, अपनी सुरक्षा के लिए नारियों ने ही कुर्बानियां दी है। अगर माता जी ने ये कुर्बानी न दी होती, इनके तन से कोई बच्चा नहीं था, इनके शरीर से एक भी बच्चा उपस्थित मतलब नहीं दिया, इन्होंने परिवार के लिए नहीं जिया, इन्होंने समाज के लिए जिया, अपने घर के लिए नहीं जिया, इन्होंने समाज के लिए जिया। ऐसा ही हमारा सम्राट अशोक क्लब के भाई हैं जो दिन रात एक करके हमारे समाज के लोगों को अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे भाइयों को ये गीता मौर्य सैल्यूट करती है। न ये गर्मी देखते हैं, न बरसात देखते हैं। और उसी कड़ी में मैं भी अपने आप को धन्य समझती हूँ। शायद मेरे को देख करके आकलन लगा सकती हैं, मैंने भी उस रूढ़िवादिता को त्यागा है। कम से कम हमें 15 साल हो गया। क्या मुझे सहने को, सुनने को नहीं मिलता था क्या? मेरे घर के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरा गांव जो है मतलब उस गांव में कोई महिला घर से पर्दा से बाहर नहीं निकलती थी। उस समय मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकालने का काम किया। मैं भी बहुत गर्वान्वित महसूस होती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ अपने हस्बैंड को जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। छोटे उम्र में मेरी भी शादी हो गई, लेकिन ससुराल में आने के बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ाया और आज उस जगह पे हूँ। जब सीना और सर उठा करके अपने गांव में जाती हूँ तो लोग यही कहते थे उस समय कि बहुत मेहरारू घुमावत रहल, आज उस लायक बना दिया। लेकिन उस टाइम जब हम लोग समाज के लिए, काम के लिए निकलते थे तब भी चुपके से निकलते थे, नहीं बताते थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और कभी कभी कार्यक्रम से आने के बाद रात भी हो जाता था, फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि हम दोनों ने एक ही बेड़ा उठाया था कि हम जिएंगे तो अपने क्लब के लिए और मरेंगे भी तो अपने क्लब और समाज की महिलाओं के लिए। बहुत जी लिया अपने परिवार के लिए। एक बार जोरदार तालियां। परिवार के लिए जिएंगे तो बस 13 दिन तक ही लोग हमको याद करेंगे, और समाज के लिए जिएंगे तो सदियों सदियों आपका इतिहास में के पन्नों पे आपका नाम दर्ज हो जाएगा। और जोरदार ताली बजाइए भाई। आज अगर हमारे राष्ट्र, ताली बंद नहीं होनी चाहिए, हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने अगर ऐसा नहीं सोचा होता, अगर हमारे महामना ज्योतिराव फुले जी ने ऐसा नहीं सोचा होता तो आज सदियों सदियों से इनके तस्वीर को हम अपने घरों में नहीं लगाते और न हम इनको जानते। हमें सीख लेना चाहिए, हमें सुबह शाम इनको नमन करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम सिर उठा करके समाज में चलने का काम करते हैं। जब लाल किला से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किसी का नाम लिया तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने माता पिता की बदौलत यहाँ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ तो किसकी बदौलत? माता सावित्रीबाई फुले की बदौलत, ना कि सरस्वती की बदौलत। जोरदार तालियां स्वागत करिए। उन्हीं की बदौलत मायावती मुख्यमंत्री बनी, उन्हीं की बदौलत प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। इसी कड़ी में जब भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं तो महिलाओं को ही देनी पड़ती हैं, अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान के लिए। जब जमाना वो था कि आपको अच्छे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उस जमाने में आपको ऊपर के कपड़े भी पहनने का अधिकार नहीं था, इसका भी मूला कर दिया जाता था। स्तन टैक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, हमारे भाई यहाँ जो पढ़े लिखे हैं वो जानते थे। इसको भी हमारी अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो नंगेली, जिन्होंने उस समय स्तन ढकने का विरोध किया, जब वो लोग आते थे पेशवा काल में उच्च वर्ग के लोग, तो वो आकार के हिसाब से टैक्स लेते थे, इसका इन्होंने विरोध किया। और जब वो टैक्स लेने के लिए घर में घुसे तो
उन्होंने अपने स्तन को काट करके केले के पत्ते पर दिया, वो सैल्यूट है उस नंगेली की वजह से, जिन्हें आज हम अपना पूरा कपड़ा अपने तन पे रखते हैं। हर बहन ने अपने समाज के लिए, अपने बहनों के लिए कुर्बानी दी। उनके पति उस समय इनके वियोग में जब ये तुरंत मर जाती हैं और तुरंत इन्होंने आत्मदाह कर लिया। पहला पति वो जो थे कि सती हो गए थे, आप कहीं कहानियों में उठा के देखेंगे यूट्यूब पे भी तो वो दिखाएगा। तो कहने का मतलब है अपने स्वाभिमान के लिए आवाज भी उठाना है तो उठाइए। इसी कड़ी में फूलन देवी भी थी। लोगों ने अत्याचार लोगों का सही, कितना सहेंगी आप? सहेंगी तो सहते जाइए, भाग्य भरोसे जिए या फिर बैठ के रोइए। क्या फूलन देवी भी तो आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन क्या इन्होंने किया? क्या नहीं किया। एहसान लिखने वाले ने एहसान लिख दिया, हम वंचितों के तकदीर में मुस्कान लिख दिया। और हम नारियों को जिस समय पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समय माता सावित्रीबाई फूले ने हमें पढ़ने का अवसर दिया। ऐसे महान ज्योतिबा फूले को हम बार बार नमन करते हैं। और एक कहानी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं कि बहुत एक बार की बात है कि जंगल में भीषण आग लगी थी। जंगल में भीषण आग लगी थी तो पूरा जंगल जलने लगा। तो एक चिड़िया थी जो उसने देखा कि जंगल में आग लगी है, वही एक पेड़ पे बैठा बंदर देख रहा है। और चिड़िया जाती थी, बगल में नदी था, उसमें से चोंच भर पानी ला करके उस जंगल पे गिरा देती थी। तो बंदर देख के हंस रहा था कि अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो तुम? इस पानी से, एक चोंच पानी से क्या तुम्हारा ये जंगल का आग बुझेगा क्या? उस चिड़िया ने कहा कि नहीं बुझेगा, लेकिन जो तुम हंस रहे हो ना, कल के जब इतिहास में इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे उस हंसने वाले देखने वालों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं रहेगा, मेरा उस लिस्ट में नाम रहेगा आग बुझाने वालों के लिस्ट में। इसी बातों के साथ अपने उद्बोधन के साथ मैं समाप्त करती हूँ कि ये धरा भी साथ दे तो कोई और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कोई और बात है। विनीता बहन जी, चल तो सकती हूँ मैं एक पैरों से, लेकिन आपका ये दूसरा पैर भी साथ दे तो क्या बात है, ये दूसरा भी साथ दे तो और क्या बात है। इसी बातों के साथ जय भारत, जय संगठन, जय संविधान। और एक चीज मैं कहना चाहूँगी, मैं इनको सत बार नमन करती हूँ जिनकी वजह से ये कार्यक्रम की नींव रखी गई। माननीय स्वर्गीय प्रदीप मौर्य जी, आपको सत नमन है। जय भारत।